हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने इसके पहले जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी बिजनेस मैनेजमेंट की, उसमें अपन ने क्या देखा था, चैप्टर 4 जो कि आपका क्या है, प्लानिंग। अब अभी अपन स्टडी क्या कर रहे हैं, डिटेल में स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने प्रपोन किए थे, हेनरी फयोल ने प्रपोन किए थे, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किए थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो चैप्टर 5 जो है ऑर्गेनाइजिंग, तो ये सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे अपन ने देखा सीक्वेंस चल रहा है, सबसे पहले प्लानिंग था, फिर सेकंड फंक्शन आपका ऑर्गेनाइजिंग है, तो चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें आप सीखोगे क्या कि भैया कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, वो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि भैया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की स्टेप्स क्या होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी अपन देखेंगे कि भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अपन इसमें देखेंगे, और उसके कुछ एलिमेंट्स अपन उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्हेन द प्लान्स हैव बीन लेड डाउन and objective specified therein, the next stage is to organize resources in a manner which leads to accomplishment of objectives. अब भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्या भैया आपने प्लान तो बना लिया, और प्लान सब कुछ नहीं होता ना, कि भैया मैंने प्लान बना लिया कि ये मेरे को अचीव करना है, और उसके रिगार्डिंग मैंने रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली अरेंज ही नहीं करे। जब तक मैं रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं कर लेता, तो मैं अपने प्लान पे काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि भैया आप अब क्या करोगे, सारे रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट है, या जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उनको आप एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, जिससे आपका क्या हो सके, जो भी आपने प्लान बनाया है वो अकम्प्लिश हो पाए। ठीक है, जो भी आपने टास्क बनाया है प्लानिंग में वो अकम्प्लिश हो पाए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं इसका मीनिंग। मीनिंग में क्या है, वही है भाई, फॉर अ लेमन अ टर्म ऑर्गेनाइजेशन refers to the systematic arrangement of the activities or the way in which the work of a group of people is arranged and assigned to group members so as to achieve the desired objectives. अब कंसेप्ट तो देख लिया कि भैया सिस्टमेटिक अरेंज करना है, तो मीनिंग क्या है उसका? मीनिंग भी वही है। मीनिंग क्या है कि अब आप क्या करोगे, रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली अरेंज करोगे। रिसोर्सेज में क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जितने भी वर्कर मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक बिजनेस एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, वो सब के सब मेरे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स भी आपका इसके अंदर इंक्लूडेड हुआ है। ठीक है, अब इनको मैं सिस्टमेटिक वे में अरेंज करूँगा। ग्रुप्स को, ग्रुप ऑफ पीपल आर अरेंज्ड एंड असाइंड। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप ऑफ पीपल को अरेंज कर दिया, जो मेरे पास वर्कर्स हैं उनको ग्रुप में अरेंज कर दिया, और उनको एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दिया। ठीक है, ताकि जो गोल मैंने बनाया है वो उस पर काम कर सकें, और वो जो डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव किया जा सके। अब एक बात बनती है यहाँ पे कि कई बार आपसे माध्यमिक शिक्षा मंडल ये पूछता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन, या एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, या एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग। तो इसमें एक कॉमन पॉइंट चलता है। वो कॉमन पॉइंट क्या है आपका, अगर आप इसको डीलिंग करोगे पॉइंट वाइज, तो कॉमन पॉइंट क्या है कि भैया जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, सबके सब क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड गोल को अकम्प्लिश करने के लिए ही काम करते हैं। एक कॉमन पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, अचीवमेंट ऑफ द डिज़ायर्ड गोल्स। भैया अकम्प्लिशमेंट ऑफ द डिज़ायर्ड गोल्स, जो गोल बनाया है उसको अकम्प्लिश करने के लिए ही सारे फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नीचे। अब इसके बाद बिजनेस वर्ल्ड, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन 2 वेज। ऑर्गेनाइजेशन को 2 वेज में कंसिडर किया गया है बिजनेस वर्ल्ड में। तो अपने हिसाब से तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर जनरल अपन डिक्शनरी वाली बात करें, डिक्शनरी में ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि भैया चीज़ों को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को 2 वे में कंसिडर किया जाता है। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस। ठीक है, अब देखें स्ट्रक्चर में क्या है। स्ट्रक्चर में ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, अब मैंने पर्सन, जितने भी वर्कर्स हैं मेरे पास, या जितने भी पर्सनल है मेरे पास, उनको मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ सिस्टमेटिकली, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। और फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं मेरे पास उसको मैं सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहा हूँ। रिसोर्सेज इन द सेंस नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, उनको यदि मैं सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, आपका एज अ प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है डिफरेंट ऑथर्स की, आपको जो सी अच्छी लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि भैया क्या उद्देश्य हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो सबसे पहला ऑब्लिगेशन है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है उसका, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट।
कि भैया वर्क आप ग्रुप ऑफ मेंबर्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए, इस तरीके से अरेंज कीजिए कि वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। अगर वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको जो प्रोडक्शन है वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और कॉस्ट उस पर क्या होगा, कम से कम लगेगा। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब देखें बुक में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू एडमिनिस्टर इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। एनी इंडस्ट्रियल कंसर्न एम्स एट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो यही सोच के काम करता है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो ये सोच के काम करता है कि भैया मेरे को कम से कम पैसा खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो अब उधर पे काम क्या करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस काम करती है कि आप भैया जितने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा और उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट कटिंग होगी। ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमी इन टाइम एंड लेबर। पहले तो हो गया क्या, पैसे में बचत, अब काय में हो गया, समय और लेबर में, मेहनत, मेहनत में। लेबर मतलब मजदूर नहीं, लेबर मतलब यहाँ पे क्या है, मेहनत की बात है कि भैया लेबर मेरा वेस्ट तो नहीं हो रहा, मेहनत वेस्ट तो नहीं हो रही। ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप सही पर्सन को सही ग्रुप में असाइन करेंगे और सही काम टास्क उनको असाइन करेंगे तो क्या होगा, तो वो कम से कम टाइम वेस्ट करेंगे और उनके वो जो मेहनत करेंगे ना वो भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जिसको जो काम नहीं आता आप उससे वो काम कराओगे तो पहले उसको मेहनत करना पड़ेगी वो काम को सीखने में, और उसमें टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है। तो टाइम इज़ मनी। आज के टाइम में देखें या बिजनेस एरा में देखें, मॉडर्न बिजनेस में देखें, तो टाइम क्या है भाई, सबसे प्रीशियस थिंग है। ठीक है। जिसको उसने सही, जिसने, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस भी इंडिविजुअल ने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली सक्सेस पाएगा। ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है कि भैया वो रिसोर्स को या अपने मैन पावर को इस तरीके से अरेंज करे जिसमें टाइम की बचत हो, क्योंकि वो टाइम को वो और दूसरी जगह यूटिलाइज करना चाहेगा ना। तो कम यूज़फुल काम की जगह पे ज़्यादा यूज़फुल काम की जगह पे काम को यूज करना चाहेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में भी, कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज कर दीजिए ताकि आपकी मेहनत कम लगे, मेहनत कम लगेगी, लेबर कम लगेंगे, तो आपके पास वर्कर्स भी ज़्यादा होंगे, आप उनको दूसरी जगह पे काम करवा सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास टाइम भी और होगा। ठीक है। फिर उसके बाद टू इस्टेब्लिश हेल्थी रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेबर और कैपिटल के बीच में रिलेशन कैसे होगा। लेबर तो हो गया आपका ह्यूमन बींग और कैपिटल तो हो गया आपका रियल थिंग। ठीक है। तो लेबर और कैपिटल के बीच में कैसे आपका रिलेशन सेटअप होगा, या भाई आप नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ कैसा कैपिटल रिलेशन सेटअप करोगे। ठीक है। अब वो रिलेशन की बात क्या है यहाँ पे कि एक बेसिक चीज़ है कि भाई कैपिटल और ह्यूमन बीइंग में रिलेशन, या कैपिटल और लेबर में रिलेशन, मतलब कि भैया लेबर को जितने रिसोर्सेज चाहिए, जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उस कैपिटल को आप उसको अरेंज करके दे दीजिए। अगर आप उसको कैपिटल को अरेंज करके दे देंगे इन द सेंस कि अगर मेरे पास 10 वर्कर हैं और मशीन 2 हैं, मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर कम, तो क्या होगा कि रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, उनमें इम्बेलेंस हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम लाना चाहता हूँ, एक लेबर दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लेबर एक मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, मेरे पास मशीन 2 हैं, तो मेरे पास क्या होंगे, 6 लेबर जो हैं, एक्स्ट्रा 6 लेबर हैं, वो वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से बाकी की 2 मशीन या 3 मशीन और ला सकूँ, जिससे मेरे लेबर क्या हो, वेस्ट ना हो, तो एक हेल्दी रिलेशन बन जाए कैपिटल और लेबर के बीच में। ये एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे कि जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपको, जितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, उतना ही कैपिटल आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। यदि कोई भी डिसइक्विलिब्रियम अगर होगा, यदि कैपिटल ज़्यादा होगा तो कैपिटल वेस्ट हो जाएगा, और लेबर ज़्यादा होगी तो लेबर वेस्ट हो जाएगी, तो दोनों कंडीशन हार्मफुल होती हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, वो ऊपर वाले पॉइंट को घुमा घुमा के बोलने लगे। ऊपर क्या था कि भैया मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। अब भैया जाहिर सी बात है, अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन दोगे मिनिमम कॉस्ट पे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसोर्सेज को यूज़ करोगे। अगर देखें कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बहुत छोटा सा बेसिक एग्जांपल जो आपने भी देखा होगा, कि अपन गन्ने की दुकान पे जूस पीने जाते हैं। ठीक है। गन्ने का जूस पीने जाते हैं तो क्या करता है वो गन्ने का जूस वाला, वो गन्ने को बार बार चलाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी कॉस्ट कटिंग करना है। कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या करता है वो, उस गन्ने में जितना रिसोर्स होता है, जितना उसको आउटपुट उससे मिलने वाला होता है एक शुगर केन में, ठीक है, जितना रस होता है उसको वो चलाता रहता है तब तक के जब तक कि उसका आखिरी बूंद तक ना निकाल ले वो।
ठीक है। तो अगर वो लास्ट पूरा मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करेगा तो क्या होगा, एक ही गन्ने से उसका 1 गिलास या 1.5 गिलास बन जाएगा। अगर वो उसको पूरा यूटिलाइज नहीं करेगा तो वही गन्ने से उसका क्या होगा, आधा गिलास बन पाएगा। तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? जाहिर सी बात है, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेगा तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का काम ही ये होता है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूज़ करें। मैक्सिमम यूज़ करना, अब ये एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, वो शुगर केन, और वो पेपर में मत लिख के आना, है ना, समझाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का काम क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करें, वो मैक्सिमम आप उसका क्या करें, यूटिलाइज करें। अगर वो मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा, तो क्या होगा, वो कंडीशन ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी। अगर वो उसको वेस्ट कर देगा तो वो कंडीशन उसके लिए क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, और अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगा, और वो मॉडर्न बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्विस मोटिव, ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है, सर्विस, इनका मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सर्विस इन द सेंस कि भैया प्रॉपर आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करा दिए, या रिसोर्सेज को काम, टास्क, जितने भी आपके पास वर्कर हैं उनको टास्क अवेलेबल करा दिया। ठीक है। तो उनका मोटिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करूँ। ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ऑब्जेक्टिव्स तो अपन ने देख लिए, इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहला हेल्प्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ये भी अपन ने फर्स्ट चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा था। तो सबसे टॉप में क्या था आपका, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि क्या है, किस कौन कौन उसमें वर्कर कंप्राइजेस थे, कौन कौन से ग्रुप का मेंबर, कौन कौन से मेंबर्स का ग्रुप था वो, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, मतलब जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। ठीक है। अब उनने तो पॉलिसी बना दी, अब उनको क्या करना है भाई, उनने पॉलिसी बना दी और वो पॉलिसी पे काम होना चाहिए, उसके लिए चाहिए उनको वर्कर्स। वर्कर्स एक सिस्टमेटिक ग्रुप में, तो वो काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करती है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजर क्या करता है, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अरेंज कर देता है वर्कर्स को, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी बनाई है उसमें उनको क्या हो सके, वो पॉलिसीज़ क्या हो सके, अकम्प्लिश हो सके। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी सी हेल्प क्या हो जाती है कि अब उनको ज़्यादा दिमाग उस चीज़ में नहीं खपाना रहता कि भैया कौन से ग्रुप को मैं कहाँ काम करूँगा। वो तो क्या कर दिया, एक ऑर्गेनाइजर ने कर दिया, एक मैनेजर का काम है, वो मैनेजर ने वो काम को करके दे दिया। ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। सही वर्कर को सही जगह पे काम कराना, सही ग्रुप को सही टास्क असाइन करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जो जिस काम में परफेक्ट है उससे वो काम करवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है वो मेरे को क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड काम करके देगा, मतलब एक परफेक्ट काम करके देगा। ठीक है। अब भैया जिसको क्रिकेट खेलते आता है उससे मैं क्रिकेट ही खिलवाऊंगा, तो वो क्रिकेट क्या करेगा, परफेक्शन पे खेल के देगा। विराट कोहली से मैं बोलूँ कि भैया हॉकी खेल, तो पॉसिबल ही नहीं हो उसके लिए। ठीक है। ठीक है, जैसे तैसे खेल लेगा। अब भैया स्पोर्ट्समैन है तो दौड़ भाग तो लेगा, अपनी हॉकी स्टिक से बॉल को थोड़ा सा मार भी देगा। लेकिन एक स्पेशलाइजेशन वर्क, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर की तरीके से वो नहीं खेल पाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि सही वर्कर को सही जगह पे असाइन करता है कौन, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मतलब मैनेजर, मैनेजर के ही फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजर क्या करता है, मैनेजर मतलब सही वर्कर को सही जगह पे असाइन करता है, जिससे क्या होता है, काम में क्या होती है, परफेक्शन आ जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। ठीक है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ कि आपके घर में अगर 4 भाई बहन हैं, मम्मी ने बोल दिया ये काम करना है, क्या करोगे, सब भाग जाओगे। और कोई ना आपस में एक टीम की तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, टीम की तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि बोल दिया कि आपको मार्केट से ये चीज़ लेके आना है, कोई ने डिसाइड नहीं करा क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना, बाद में पता चला चारों भाई बहन एक ही जैसी चीज़ लेके आ गए, तो क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। भैया मेहनत सब ने करी, ऐसी बात नहीं है मेहनत नहीं करी, लेकिन क्या हो गया, रिसोर्स भी वेस्ट हो गए, टाइम भी वेस्ट हो गया, और आपका मनी भी वेस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है, एक की ज़रूरत थी, 4 आ गए, और आपका पास चारों को खरीदने के लिए जो पैसा गया वो, और चारों की मेहनत गई वो, और साथ ही साथ क्या हो गया, रिसोर्सेज आपके पास जो आए वो भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है 4 की। ठीक है। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में क्या होता है, ऑर्गेनाइजर मतलब मैनेजर काम को क्या करता है, सिस्टमेटिक असाइन करता है। सिस्टमेटिक असाइन कर दिया मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया, अब कोई दूसरा ग्रुप वो काम को नहीं करेगा। ठीक है। अब कोई दूसरा ग्रुप वो काम को नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है डुप्लीकेशन नहीं होगा। अब मम्मी, वही सीधे सी बात करते हैं, अब मम्मी की बात करता हूँ, मम्मी ने बोल दिया कि भैया पर्टिकुलर ए, जो आपके 4 भाई बहन हैं उनको अगर अपन नाम दे दिए ABCD, तो ए से बोल दिया आपको ये लाना है, बी से बोल दिया आपको ये लाना है, सी से बोल दिया आपको ये लाना है, और डी से बोल दिया पर्टिकुलर कोई चीज़ दे दी उसको कि भैया ये चीज़ आपको खरीद कर लाना। अब क्या होगा, चारों जन, वही 4 बंदे फिर से बाजार जाएंगे,
जो काम जिसको दिया गया है वो वही चीज़ लेके आएगा, तो क्या होगा, टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, क्योंकि जो रिसोर्सेज आएंगे वो क्या होंगे, आपके लिए सबके सब यूज़फुल होंगे, पैसा बचेगा। तो ये क्या होगा, ये सारी कंडीशन क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन हो गई किसी भी फैमिली के लिए। वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, एक काम क्या हो, डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, अब डुप्लीकेट नहीं होगा वो कैसे होगा, वो चीज़ को कौन अश्योर करता है, एक प्रॉपर मैनेजर अश्योर करता है। ठीक है, इजी कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजर के ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। अब टीम वर्क में काम करोगे तो हो सकता है कि भैया पर्टिकुलर कोई पर्सन ना बोल पाता हो, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ना बोल पाए, लेकिन साथ ही में उसकी टीम में कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पास वो उससे बात कर पा रहा है, और जो दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर से या अपने मैनेजर से, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। और मैनेजर को भी अब एक एक व्यक्ति के पास जाके, एक एक पर्टिकुलर वर्कर के पास जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है, काम को असाइन करने की, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसने क्या करा, हेड ऑफ द ग्रुप को बुलाया और उससे बोला कि भैया पर्टिकुलर ये काम आपको करवाना है, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। एक वे में नहीं, टू वे कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, मैनेजर के लिए भी ईजी हो जाएगा और साथ ही साथ वर्कर के लिए भी ईजी हो जाएगा। फिर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस ग्रोथ के लिए भैया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ज़रूरी है। जाहिर सी बात है भाई, अगर आपकी चीज़ें सिस्टमेटिक अरेंज होंगी तो क्या होगा, आपका काम स्पेशल होगा। अभी सब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देख लें या अभी पुराने ही पॉइंट्स देख लें अपन, तो उसमें क्या होगा, काम स्पेशल होगा, टाइम बचेगा, इकोनॉमी आएगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, टाइम बच रहा है, लेबर बच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रही है कम से कम कॉस्ट पे, तो क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी वो काम कर पाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या करती है, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन को भी इंश्योर करती है कि भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी करता चला जाए साथ ही साथ। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, कोई नई टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई, जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है, तो उसको अडॉप्ट करने में भी हेल्प कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस उसमें हेल्प करती है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ये क्या स्टेप्स होती हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। सबसे पहला क्या होता है, डिफाइनिंग एवरी एम्प्लॉयज़ टास्क एंड गोल। सबसे पहला तो क्या होगा, आप सारे एम्प्लॉयज़ की टास्क डिफाइन करोगे, भैया मैंने आपको ये काम दे दिया है, काम को बिल्कुल अप टू द पॉइंट समझा देना कि आपको यही काम करना है, बिल्कुल डिफाइन कर दिया उस काम को। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी के माइंड में, ना मैनेजर के माइंड में ना वर्कर के माइंड में। डिटरमाइनिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप विद कोऑपरेटिव एंड कंसल्टेड एफर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो आपने टास्क तो दे दिया, गोल दे दिया, अब उसके बाद क्या करोगे, आप डिटरमाइन करोगे, डिसाइड करोगे, मैनेजर मैनेजर आप मतलब मैनेजर मैनेजर डिसाइड करेगा कि भैया क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपन ने देखा था पिछले अपन ने इसके पहले वाले चैप्टर में। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अथॉरिटी मिली है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, तभी बैलेंस्ड काम हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैनेजर का काम होता है कि वो डिटरमाइन करे कि भैया कौन से वर्कर को क्या अथॉरिटी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब एक फ्रेमवर्क बना लिया डिसीजन मेकिंग का, कि भैया पर्टिकुलर इतनी फील्ड में, पर्टिकुलर इस एंटायर फील्ड में आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं। मतलब आप ये मशीन में काम कर रहे हैं, अब एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, अगर कोई चार वर्कर हैं एक मशीन पे काम कर रहे हैं, वो मशीन का नट ढीला हो जाता है, तो वो उनको मैनेजर के पास जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। उनको एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि भैया आपको पर्टिकुलर इस फील्ड में, मतलब ये मशीन पे आपको कोई डिसीजन लेना है रिगार्डिंग, तो आप ले सकते हैं। कोई अगर आपके मतलब लगता है नेसेसरी डिसीजन है तो आप उसको ले सकते हैं। नट ढीला हो गया, उसके लिए पूछने जाए फिर आए तो नेसेसरी डिले होगा। उसमें क्या करेगा वो, सीधा से नट को टाइट किया और उसने काम करना चालू कर दिया। ठीक है, फिर क्रिएटिंग अ नेटवर्क प्रॉपर कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है। नेटवर्क ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन मतलब एक प्रॉपर सिस्टम, एक वेब बिठाना है कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो वर्कर्स किसके पास जाएंगे, फिर वो पर्टिकुलर पर्सन किसके पास जाएगा। तो मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस को डिसाइड करना, एक प्रॉपर चैनल को बनाना कि भैया किस वे में कम्युनिकेशन फ्लोट होगी। ठीक है, किस वे में कम्युनिकेशन पास ऑन होगी एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो एक वो नेटवर्क को डिसाइड करना, ये एक ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये चार स्टेप्स होती हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब इसी को नीचे डिटेल में समझाया है। ठीक है, देखें बुक में देख लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, एलोकेशन ऑफ वर्क, डिटरमाइनिंग ऑफ एक्टिविटीज़, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ये फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और फिर उसके बाद है मेंटल रिवोल्यूशन। तो जो अपन ने ऊपर चार स्टेप्स पढ़ी थी उसी को उन्होंने क्या करा है, डिटेल में एलेबरेट किया।
ठीक है, अब ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इससे समझ में आ जाएगा क्या काम होता है। सबसे पहले आप काम को डिवाइड कीजिए, फिर उसके बाद काम को डिवाइड करने के बाद ग्रुप कीजिए कि कौन सा काम पे वो कौन सा ग्रुप करेगा। फिर उसके बाद आप ग्रुप तो डिसाइड कर लिया आपने, काम भी बना दिया, काम को ग्रुप भी कर लिया आपने। फिर उसके बाद आप उन्हें काम सौंपिए, जब तक आप उन्हें काम नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। फिर आप अथॉरिटी दीजिए उनको। फिर उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन लाइए वेरियस एक्टिविटीज़ में, मतलब ग्रुप मेंबर्स हैं जो उनमें सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लाइए। और फिर लास्ट में मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इंपॉर्टेंट स्टेप होती है सारे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में, सारे मैनेजमेंट फंक्शन में, सॉरी। क्यों? क्योंकि भैया अगर एक सेंस ऑफ डिस सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट अगर जनरेट हो जाता है वर्कर्स के बीच में, इन द सेंस मतलब कि वर्कर ये सोचने लगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा, और टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सोचने लगे वर्कर कुछ नहीं कर रहा, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा केओस जनरेट कर देती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और वो केओस क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल होता है। उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिजनेस हड़ताल में चले जाते हैं बड़े वर्कर्स लोग। ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेंटल रिवॉल्यूशन कि भैया एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। ठीक, अब इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि भैया इसके एडवांटेजेस तो अपन ने देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स अपन ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या इसके कुछ लिमिटेशन है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होंगे ही। क्यों? क्योंकि मैंने अब भी बताया था कि हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था। यदि इसका कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। वो डिसएडवांटेजेस को अपन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन डिस्कस